हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम की इस कड़ी में आज मैं ऐसे मेहमान कलाकार से आपको रूबरू करा रहा हूँ जिन्होंने नाटक में हिस्सा लिया और एक रंगकर्मी के रूप में इनकी पहचान है। रामलीला मंचन हो चाहे दूसरे नाटक जो शिक्षाप्रद हों, उनमें इनकी गहरी अभिरुचि रही है। ऐसे मेहमान है हमारे साथ दीपक गौतम जी। दीपक गौतम जी से इनकी विधा के बारे में जानेंगे। आइए बात करते हैं दीपक गौतम जी से। दीपक जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। दीपक जी, सबसे पहले तो अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं दर्शकों को। मैं कोटा से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म कोटा में ही हुआ है जी। और शिक्षा दीक्षा भी कोटा में ही हुई है। उसके बाद जो नौकरी पानी चली, जो अपना व्यवसाय चला, वो कोटा में ही किया मैंने। मेरे पिता भी यहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत थे, कोटा में ही, और सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो। और जैसा आपने बताया कि रंग क्षेत्र में, तो रंग क्षेत्र का साहब ये बड़ा मुझे स्वयं भी बड़ा अचंभित होता हूँ मैं भी कि ये हो कैसे गया। क्योंकि ये बात है सन 1998 की। मैं आपको उस समय से शुरुआत करूं। बिल्कुल। जब रंग सप्तक कला मंदिर ने एक प्रशांति स्कूल में एक वर्कशॉप, रंगमंच की वर्कशॉप लगाई थी, उस समय मैं गया था वहां पे। तो वहीं से ही मेरी मुलाकात जो मेरे रंगकर्मी साथी हैं, ब्रजराज जी, गौतम साहब, ये अश्वत्थामा जी, इन सबसे मुलाकात मेरी वहां पर हुई जी। वहीं से मैं अभिनय क्षेत्र में, रंगकर्म के क्षेत्र में जुड़ा। और मैं यहाँ पर एक नाम लेना चाहूंगा, पुरुषोत्तम गौतम का। जी। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि रामलीला में चलो। अच्छा। तो वहीं से उन्होंने मेरे से, ब्रजराज जी भाई साहब से मिलवाया कि इसको रामलीला में ले चलें। उन्होंने भी स्वीकृति दी। हालांकि वो उनकी बिल्कुल उनकी सज्जनता जी जग जाहिर है। उन्होंने तुरंत कहा बिल्कुल चलेगा, चलो। तो वहीं से मेरा रामलीला के क्षेत्र में भी रुझान हुआ और मैं आगे बढ़, वहीं से ही रामलीला। और तकरीबन मेरे को 20 साल हो गए, मैं तभी से रामलीला और रंग क्षेत्र में हूँ। जब जब भी कुछ नाटक या कुछ कला से संबंधित, नाट्य से संबंधित, रंगकर्म से संबंधित कुछ होता है, तो मौका मिलता है तो निसंदेह भाग लेता हूँ मैं उसमें। जी। दीपक जी, यानी जब युवा अवस्था होती है उस समय परिवार भी सोचता है कि आगे जाकर नौकरी करे, लेकिन आपने इस रंग कर्म को अपनाया, तो मतलब उस समय चाह एक नौकरी की होती है, तो कैसे आप दोनों में सामंजस्य बिठा पाते थे? देखिए सब, नौकरी करी मैंने। कोई ज़्यादा बड़ी नौकरी नहीं करी, छोटी मोटी नौकरी करता रहा। और रंग क्षेत्र में भी जब जब मौका मिला मुझे, जब जब चलता रहा। तो सामंजस्य तो मैं आपको मतलब क्या बताऊं कि मैं जब उस समय नौकरी करता था, जब नाटक करते थे हम जी। तो उस समय मेरी 2-3 नौकरियां, जो रिहर्सल नाटक के नाटक के जाने के चक्कर में नौकरी छूट गई। दो तीन नौकरी तो मेरी ऐसी थी जो इनके वजह से मेरी छूटी। लेकिन फिर भी एक पैशन था, एक जुनून था कि मतलब और कोई शौक नहीं है, केवल ये अनुभव, एक्टिंग का, अभिनय का एक जुनून था, एक शौक था। तो उस वजह से चलते गए, करते गए और थोड़ा बहुत सामंजस्य बिठाया, घर वालों की भी सुनी। जब हम रिहर्सल पे जाते थे तो रोज महीने भर की रिहर्सल में चला जाता हूँ नाटक की। और हालांकि रामलीला की रिहर्सल वो रात में होती थी, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन नाटक की रिहर्सल महीने महीने चलती थी, उसके बाद फिर परफॉर्मेंस होता था। तो घर वालों की भी हम घर वालों की भी सुनते थे कि कहाँ नाटक के क्षेत्र में चला गया, अगर नाटक करता रहता है, नौकरी की चिंता नहीं है। लेकिन एक जुनून था, एक शौक था, तो शौक को जिंदा रखा और बस
सामंजस्य बिठाया, जैसे तैसे करके चलता रहा सर, और जी, चल रहा है आज तक भी प्रभु की कृपा से। और बहुत सुंदर बात। दीपक जी, कोटा में ऐसे मंच नहीं है सरकार जैसे जहाँ मतलब एक नाटक का अभिनय किया जा सके, और वास्तव में कलाकारों ने काफी इसके लिए संघर्ष भी किया। तो आप तो जयपुर भी गए, वहाँ रवीन्द्र मंच है, जवाहर जी कला केंद्र है, लेकिन यहाँ कोटा में ऐसी सुविधाएं नहीं है। तो कैसा लगता है वास्तव में यहाँ जब? नहीं, आप बहुत अच्छा आपने प्रश्न कराया है। और कि हम आधा रंगकर्म तो इसी वजह से नहीं कर पाते हैं, या जितने भी रंगकर्मी हैं कोटा में, इसी वजह से नहीं कर पाते हैं कि यहाँ सहूलियत नहीं है। जी, अब जैसे जयपुर में है, जोधपुर में है, जयपुर में भी रविंद्र रंगमंच है, जवाहर कला केंद्र है। हालांकि यहाँ पे ऑडिटोरियम बनाया है सरकार ने, लेकिन वो रंगकर्म रंगकर्मियों से पहुंच से बाहर है, क्योंकि उसका किराया उसका इतना ज्यादा है। और मेरी आपने इस साक्षात्कार के माध्यम से मेरी सरकार से मैं की विनती करता हूँ, एक प्रार्थना करता हूँ कि एक रंग कर्मियों के लिए एक छोटा सा ऑडिटोरियम ऐसा बनाया जाए जिससे ज्यादा महंगा नहीं हो, सस्ता हो, जो रंग कर्मियों के लिए सुलभ हो, जी, ताकि वो जब चाहें तब अपना रंग कर्म वहां पे कर सके, और कर सके, रंग कर्म करें। जी। दीपक जी, सबसे पहले नाटक कब खेला आपने? मैंने सर 1998 1999 में मैंने सबसे पहला नाटक खेला। और मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, थोड़ा अंतर्मुखी सा हूँ। जी, मैं लोगों से घुल मिल कम पाता हूँ, किंतु अब रंगकर्म में आने के बाद थोड़ा सा मैं खुला हूँ। अच्छा, 1999 की बात है, जब जब ये वर्कशॉप था, उसके बाद एक किसान रंगमंच पे नाटक हुआ करते थे। जी, जी, तो वहां पे हमने एक नाटक लिया, रंग सप्तक कला मंदिर ने। वहां पे हमारे गुरुदेव थे अरविंद शर्मा जी, जो अब उनका स्वर्गवास हो गया है 4 साल पहले। जी, जो रंग कर्म के क्षेत्र में मंच पे चलना, उठना बैठना, किस तरह मंच पर अभिनय होता है, बिल्कुल। तो ये हमने रविंद्र शर्मा जी से सीखा। और उन्हीं के प्रयास से मेरी झिझक हुँ, उन्होंने ही दूर करी। जी, क्योंकि उस समय क्या था कि एक नाटक था जो वहां पे हमने करा था, उसमें एक किन्नर का किरदार था। जी। तो अरविंद शर्मा जी ने कहा कि ये इसको देते हैं। तो वो उन्होंने मेरे को दिया। और जब कॉस्ट्यूम में उतार के कॉस्ट्यूम, फिर उन्होंने मंच पे जा, जी, तब वहीं से मेरी झिझक खुली सर। अच्छा, वहीं से मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने का, थोड़ा सा मैं मतलब बहिर्मुखी की तरफ बढ़ा। हालांकि अभी भी मैं थोड़ा सा अंतर्मुखी सा हूँ, लेकिन फिर भी उसी समय से मंच पे थोड़ा सा खुला मैं। जी, उसके बाद फिर ब्रजराज जी भाई साहब के जब सानिध्य में आया, तो फिर राघवेंद्र कला संस्थान के साथ काफी कुछ सीखने को मिला। जी, क्योंकि रंगमंच, वो जो एक नाटक की विधा है वो अलग है, वो एक आपका बिल्कुल, एक दायरे में बांध के चलना, एक बिल्कुल, अनुशासित। और यहाँ पे भी अनुशासन है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा खुलापन है, क्योंकि बिल्कुल, आप मंच पे आप खुले तौर पे अपने परफॉर्मेंस, अपना बिल्कुल, अभिनय दिखा सकते हो। तो ब्रजराज जी भाई साहब ने काफी सहयोग करा हमें सिखाने, उनसे भी बहुत सीखा। क्योंकि वो रामचरित्र मानस के इस रामलीला के मर्मज्ञ हैं, वो उन्होंने काफी कुछ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला उसके बिल्कुल, बाद। तो यहीं से साहब मेरी जो अभिनय की वो है, जी, वो चलता रहा जी। प्रयास। दीपक जी, जब नाट्य मंचन पर नाटक मंच जो मंच होता है, उस जी पर एक कलाकार जाता है, तो वहाँ वो स्थिति नहीं होती कि कोई एक फ़िल्म बना रहे हैं तो एडिटिंग कर लेंगे, वो सीधा जनता से आपका मतलब सर, दर्शन होता है। बिल्कुल। तो उस समय जब भाव-भंगिमा दर्शकों के सामने होती है, तो कितनी तैयारी करके आप स्टेज पर पहुँचते हैं? नाटक की बात करूं साहब, तो नाटक में तो अगर एक नाटक हमें खेलना होता है, अब नाटक करते हैं, तो तकरीबन आप अगर 30 मिनट का भी नाटक हो, तो भी हम 15 से 20 दिन, महीना भर की रिहर्सल करते हैं, जब जाके उसमें परिपक्वता आती है। जी, फिर भी, और 1 घंटे का नाटक हो तो उसमें महीना भर तो कम से कम लेके चलना पड़ता है। फिर भी मतलब कलाकार हैं,
क्योंकि फिल्म में तो रीटेक होते रहते हैं जी काफी स्टेजेस के बाद फिर एक फिल्म आती है जहां पर लोगों को ये लगता है कि नहीं फिल्म देख ली, बिल्कुल। लेकिन नाटक में तो तुरंत ही आपका वहां पे पता पड़ता है कि आप अच्छा कर रहे हैं या जी बुरा कर रहे हैं, या यहाँ चूक गया वो कलाकार, डायलॉग चूक गया है, डायलॉग बोला नहीं। क्योंकि वहां पे क्या होता है, अगर एक कलाकार चूका तो सामने वाला भी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। रामलीला में भी यही है। रामलीला में सिर्फ ये कि अपन थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, यानी कि उसी उसी लेवल में, उसी जी सिलेबस में हम वो डायलॉग बोल देते हैं। जी जी बस यही है, थोड़ा सा यही अंतर है कि रामलीला और नाटक दोनों एक ही क्षेत्र हैं, जी जी लेकिन रामलीला में थोड़ा सा खुलापन है, इसलिए वहां पे इम्प्रोवाइज करके और जी जी। डायलॉग हम बना लेते हैं। दीपक जी, रामलीला मंचन यानी राघवेंद्र कला संस्थान से आप वर्षों से जुड़े हुए जी। हैं। कैसा लगता है सर जब साल में जब रामलीला का दिन शुरू होता है तो उससे पहले कैसा उत्साह आपको लग जाता अरे है? साहब, बहुत उत्साह राघवेंद्र कला संस्थान के साथ 25 वर्ष कैसे बीते मुझे स्वयं भी बड़ा अचंभा होता है और बड़ी खुशी भी होती है कि मैं ऐसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे सभी लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में हैं। इतना पारिवारिक माहौल रहता है, मैं आपको क्या बताऊं। जब हम मतलब रिहर्सल का इंतजार करते हैं हम, जी कि अगले साल, जैसे साल गुजरा, अगले साल की रिहर्सल कब आएगी, अगस्त सितंबर कब आने वाला है, ताकि हम रिहर्सल में जाएं। जी और फिर वहां से महीने 1.5 महीने की रिहर्सल के बाद जब हम रामलीला में जाते हैं, तो वहां का माहौल तो इतना मतलब पारिवारिक रहता है, इतने सभ्य लोग हैं कि 9 दिन 10 दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता हमें। हम सोचते हैं कि जब हम रामलीला राम खत्म हो जाती है तो हम दूसरे तीसरे दिन, जब वो समय जब आता है 7 से 12 बजे का, जी तो हम बोर होने लग जाते हैं। करे ये कैसा खालीपन सा महसूस होता है कि 9 दिन से जो रामलीला कर रहे थे वो, बिल्कुल मतलब 9 दिन के बाद बिल्कुल खालीपन महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राघवेंद्र कला संस्थान का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके साथ मेरे 25 वर्ष निकले हैं, जी और बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ब्रजराज जी भाई साहब और जो मेरे अग्रज हैं, वो उनका सानिध्य मिला मुझे, और अभी अनवरत चल रहा है वो। जी। दीपक जी, 25 वर्षों से आपका जुड़ाव नाटक मंचन से है। यानी मैं रामलीला की बात करूं, 25 साल पहले जो मंचन हुआ करते थे, समय बदला, नई टेक्नोलॉजी आई और टीवी सीरियल कई हाँ आए, तो रामलीला में भी इस तरह का कोई बदलाव देखने को मिला? हाँ, रामलीला में हमने शुरुआत करी थी। जैसे पहले उस समय तो जब मैं आया था, तब पुरुष पुरुष कलाकार ही महिलाओं का किरदार निभाते थे। जी मैंने स्वयं भी कम से कम 10 साल महिला का किरदार निभाया है। जी उसके बाद जैसे जैसे फिर आगे बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, अब जो स्त्री चरित्र है वो भी स्त्रियां ही निभाने लग गई। जी उसके बाद फिर हमने जब दशहरे में रामलीला करी, तो वहां हमने हमने भी थोड़ा सा नया लाने का प्रयास किया। जी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से संबंधित हमने भी, जैसे हनुमान जी को उड़ाना, इस तरह के कुछ जी जी। प्रयास करे। यानी जनता का हाँ, मतलब जुड़ाव जनता को बने। जुड़ाव हो, जनता और थोड़ा सा आकर्षित हो। बिल्कुल क्योंकि ऐसा पहले कोटा की रामलीला की धरती पहले ऐसा देखने को नहीं मिला उन्हें। और बिल्कुल। आज भी जब हम रामलीला करते हैं, दूसरी जो बाहर की मंडलियां आती है, जी ये खुद कोटा की जनता बताती है कि कितना मतलब उनसे बेहतर और मतलब बेहतरीन जी संस्था है ये। मतलब अब आपको तो पता ही होगा कि हमने नंबर 1 का तमगा बिल्कुल हासिल किया है जी स्टार उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही हमारा इन भाई साहब ब्रजराज जी का प्रयास और सभी कलाकारों का प्रयास था कि वो आज इस तरह का माहौल, इस तरह की संस्था, इस जगह पर है। दीपक जी, आप 25 वर्षों से जुड़े रहे, क्या क्या रोल आपने रामलीला में अदा किए? मैंने सब, जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने 10 साल तकरीबन महिला पात्र केकई का रोल करा, जी मंथरा का करा, और शबरी का करा। उसके बाद फिर मैंने जब विभीषण का करा, और अभी मैं जो है सुखेन वैद्य का, समुद्र का, और जो छोटे छोटे चरित्र जी होते हैं वो सब वो करता हूँ मैं।
जी और कब मतलब बीच बीच में जहां भी ब्रजराज जी भाई साहब को लगा, डायरेक्टर साहब को लगा कि ये इस जगह फिट हो सकता है, इस जगह इसको रखें, जी वहां उन्होंने रखा और वही काम हमने किया। जी। दीपक जी, जब 9 दिन आप रामलीला के मंचन में होते हो, तो कैसा एक मन रहता है उस समय एक कलाकार का? क्योंकि क्योंकि रामायणी ऐसी चीज है जी जी जहाँ आदर्श ही आदर्श नजर जी, आता है, बिल्कुल बिल्कुल और जनता को भी एक आदर्श परोसना होता है उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा ये 9 दिन में आप लोगों का एक शेड्यूल बना रहता है? 9 दिन मैं आपको बताऊं, मैं अपने स्वयं के भी जब 9 दिन हम रामलीला करते हैं नवरात्राओं में, तब दूसरे नवरात्रों में चलो मैं पूजा पाठ कर लेता हूँ, जी। लेकिन इस नवरात्र में मैं कुछ भी नहीं करता। नहीं। इस नवरात्र में मैं केवल रामलीला करते हैं, वही भगवान वही मान के चलते हैं कि नहीं यहाँ हम लीला कर रहे हैं प्रभु की, तो वही हमारी पूजा पाठ है। जी और जब हम रामलीला करते हैं तो पूरी शुद्धता और सात्विकता के साथ जाते हैं, स्नान आदि करके, क्योंकि वहाँ पूजा करनी रहती है बिल्कुल और पूरा माहौल सात्विक रहता है वहाँ पे। हम कोई ऐसी वैसी कोई चीज खा के आते नहीं है, बिल्कुल। बिल्कुल मतलब कहने का मतलब 9 दिन जो पूरी पवित्रता और सात्विकता के साथ हमारा वहाँ पे पूरा निर्वहन होता है, पूरा उस तरीके से हम रामलीला करते हैं। जी और बड़ा सुखद और पारिवारिक माहौल रहता है वहाँ पर। बिल्कुल। दीपक जी, वास्तव में सही कह रहे हैं। आपके 9 दिन जो एक कलाकारों का एक हुजूम होता है, हाँ वो उनका जो कर्म होता है वो उसे निभाते हैं। जी बिल्कुल। आज भी जो रामलीला मंचन होता है उसमें दर्शकों की संख्या हमेशा बढ़ती रहती है। ऐसा देखा गया है, कई जगह रामलीलाएं होती है, दर्शक नहीं मिलते। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए साहब, ये रामलीला, हालांकि आज के जमाने में देखा जाए तो रामलीला संस्कारिता से बड़ी परिपूर्ण है। हम हमारे बच्चों को भी ले जाते हैं। जब मेरा बालक छोटा था तो मैं जी शुरू से उसको लेके जाता था, उसको बनाता था ताकि उसका रुझान हो, उसको सीखने को मिले। लेकिन आजकल जो माहौल है, आजकल फिल्म, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया ऐसा हो गया है कि बच्चे उसी में घुसे रहते हैं, और माता पिता भी हैं, हम खुद भी दूसरे माता हम खुद भी जी मोबाइल की तरफ उनको धकेल रहे हैं कि नहीं मोबाइल ले लो, वो ले लो। हम इस तरफ लाना उनको उचित नहीं समझते, जबकि रामलीला हुआ, इस तरह की चीज हुई, नाटक हुए, फिल्म तो चलो अलग विषय है, फिल्म तो बच्चे देखने जाते हैं, हम लोग भी देखने जाते हैं, लेकिन इस विधा से, रामलीला से, इस तरह के जुड़ाव से बच्चा काफी कुछ सीखने को मिलता है। मैं जी ज्यादा दूर नहीं जाता, मेरा स्वयं का बच्चा भी थोड़ा जब मैं उसको रामलीला लेके गया रामलीला जी। में, तो उससे काफी कुछ सीखा वो भी। बहुत सुंदर बात। मतलब पूजा पाठ से संबंधित भी, और भगवान से संबंधित भी, कि हमारे आराध्य क्या है, मतलब इस तरह से बिल्कुल। उसका रुझान उस तरफ हुआ। बहुत बढ़िया। और मैं तो इस साक्षात्कार के माध्यम से कहता हूँ, बच्चों को ले जाना चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए। और जो आजकल आती नहीं है वो सब फिल्मों और सोशल मीडिया में जुड़ी हुई है, जी इसलिए इस ओर आना पसंद नहीं करती। जबकि अगर वो इस ओर आए तो उन्हें काफी कुछ स्वयं भी सीखने को मिलेगा और अच्छी चीज देखने को मिलेगी, जी क्योंकि इस चीज में भी, इस विधा में भी नए नए परिवर्तन होते हैं, तो वो बिल्कुल। परिवर्तन उनको देखने को मिलेगा। जी दीपक जी, अभी भी आप नाटक मंचन करते हैं रामलीला के अलावा भी? देखिए इस अभी तो अगर कहीं सुलभ होता है, अभी थोड़ा सा मैं व्यस्तता की वजह से बीच में कुछ समय से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब भी नाटक मंचन होता है या कुछ ऐसी रंग कर्म से संबंधित कुछ कार्यक्रम होते हैं, तो कोशिश करता हूँ कि उसमें भाग लूं। अगर नहीं भाग लेता हूँ तो मन कचोटता है, मन में थोड़ी सी उदासी उदासी सी आ जाती है। लेकिन हाँ, अगर कभी मौका मिलता है तो निसंदेह, अगर भले ही कर ना पाऊं तो जी भी वहाँ एक मतलब शारीरिक रूप से उपस्थित रहता हूँ, वही एक सुकून भरा पल होता है जी कि चलो ये यहाँ रंग कर्म हो रहा है, चलो देख लें उस चीज को, नाटक को देख लें, तो जी वही एक सुकून मिल जाता है। जी अगर होता है तो बिल्कुल करता हूँ। जी। दीपक जी, ऐसा कहा जाता है कि एक कलाकार जो होता है वो सब कुछ भूल जाता है जब उस नाट्य कला की तरफ उसका ध्यान होता है। भूख प्यास परिवार सब दूर हो जाते हैं। ऐसा हाँ, होता है वास्तव में? नहीं बिल्कुल होता है साहब, बिल्कुल होता है। मेरे स्वयं के साथ भी हुआ है, मैंने बताया ना आपको कि मेरी 2-3 नौकरियां तो ये नाटक के इसमें छूट गई, कि रिहर्सल में जाना
और शाम को जाना, फिर नौकरी से आना, फिर किसी दिन में हमारी रिहर्सल होती थी तो नौकरी पे नहीं जाना, छुट्टी पे रहना, परफॉर्मेंस के दिन 1-2 दिन के लिए बाहर जाना, जैसे जयपुर जाना या कहीं और जाना, तो वो भी होता है। अब जैसे रात में 9-10 बजे हम रिहर्सल करके पहुंचते थे तो खाना नहीं खाना, कोशिश करना नौकरी से जल्दी, अरे यार जल्दी चलें, हमको रिहर्सल में जाना है, क्योंकि अ, लेकिन हमारे जो अरविंद शर्मा जी थे, उन्होंने हमें इस से संबंधित बहुत अच्छा तैयार कर रखा था जी कि रिहर्सल में आपको आना है, रिहर्सल में आप आओ, अपना काम खत्म करो और तुरंत घर जाओ। जी घर वालों को बताओ कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन का नाटक कर रहे हो, क्योंकि नाटक में महिलाएं भी होती है, अभी बिल्कुल रामलीला में महिलाएं भी होती है। तो हमारे यहाँ क्या है साहब कि महिलाओं के परिजनों से हम चर्चा करके फिर उनको बच्चों को लेके आते हैं, जी फिर क्योंकि तो आप कौन कौन साथ में है, कौन कौन नहीं आ रहा, कौन कौन आ रहा है आपके रिहर्सल में, तो बिल्कुल ये सब हमारा उसमें रहता था। और सब प्रभु की कृपा से सब अच्छा बहुत हुआ। बढ़िया। ये थे हमारे साथ रंगकर्मी दीपक गौतम जी। 1998 से ये रंगकर्म से जुड़े हुए हैं और कला, एक कलाकार इनके अंदर छिपा हुआ है। रामलीला में ये मंचन करते आए हैं और इनका अभी भी यही मानना है कि नाटक ऐसी विधा है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, मन में एक खुशी मिलती है। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।